we are going to discuss reduce ambient air cooling system. Okay, so see how actually this cycle works. Reduce ambient air cooling or air refrigeration system. Air refrigeration system. So guys, ये जो सिस्टम है सिमिलर टू दैट ऑफ सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, बस एक्सेप्ट इसके अंदर डिफरेंस यही है, दो कूलिंग टरबाइन हम लोग यूज करते हैं एंड वन हीट एक्सचेंजर. ओके, तो सी द स्कीमेटिक ब्लॉक डायग्राम. ओके, so guys, this is the duct sections. Okay, यहां से आपका एटमॉस्फेरिक एयर और एम्बिएंट एयर आप इंटर्स करेंगे, जिसका कोई प्रेशर और टेम्परेचर होगा. ओके, ये फ्लाइट के अंदर इंटर्स करेंगे एटमॉस्फेरिक एयर, जिसका कन्वर्जन किसके अंदर हो जाता है, रैमिंग एयर के अंदर हो जाता है. ओके, देखिए ये है आपका मेन कंप्रेसर, जो किसको अटैच होता है, कूलिंग टरबाइन. ये इस तरह से इसका शाफ्ट जो है वो अटैच होता है, और यहाँ पे है गाइस कंबक्शन चैम्बर, जहां पे आपका फ्यूल बर्न होता है. इस तरह से आपकी एयर पास होगी ये पाइप के थ्रू, ठीक है, और यहाँ पे टरबाइन से निकलेगी और एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट हो जाएगी. और मेन कंप्रेसर सिलेंडर से जो एयर हम लोग निकालेंगे, जो ब्लीड करेंगे, जो काफी गर्म हवा रहेगी, वार्म एयर वी कैन कॉल. सो गाइस, ये है आपका हीट एक्सचेंजर और कूलिंग पर्पस के लिए हम लोग यूज करेंगे. ठीक है, देखिए अब यहां से जो आपका रैमिंग एयर जो लेंगे हम लोग, ये एयर को ठंडा करने के लिए. ठीक है, सो ये है आपका प्राइमरी कूलिंग टरबाइन. प्राइमरी कूलिंग टरबाइन, जो एयर आपकी यहां से पास होकर हीट एक्सचेंजर से गुजरेगी, ठीक है, और ये एंड से इधर जो है फैन के थ्रू एग्जॉस्ट होकर एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे. तो गाइस यहां पे आपका है सेकेंडरी कूलिंग टरबाइन. ठीक है, सेकेंडरी कूलिंग टरबाइन और प्राइमरी कूलिंग टरबाइन, जो इस तरह से इसका अरेंजमेंट रहेगा, और यहां पर आपका जो रहेगा बेवल गेयर. ठीक है, और ये जो शाफ्ट है यहाँ पे आपका पावर जो है वो फैन को पावर मिलेगा, और एयर जो है आपकी इस तरह से रैमिंग एयर जो है विद द हेल्प ऑफ दैट फैन एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट होगा. सेकेंडरी कूलिंग टरबाइन. ओके, now guys, how actually this cycle works, how does this system works, we have to discuss. Okay, so होता क्या है, अब एटमॉस्फेरिक एयर जो है एम्बिएंट एयर, मान लो
ये जो डिफ्यूजर सेक्शन है वहां पे इंटर्स करेंगे। फ्लाइट के अंदर ये एयर आएगी। So what will happen? This ambient air or surrounding air that enters into this duct section of flight and converted into the ramming compression of air. इसका कन्वर्जन जो है वो रैमिंग एयर में हो जाएगा, जिसका जो प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू सराउंडिंग एयर के कंपेयर में। व्हाई? Why we increase the temperature and pressure of that ramming air? Because वहां पर इंटरनल फ्रिक्शन हो रहा है। फ्रिक्शन के कारण, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी के कारण उसका जो प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो रैमिंग एयर का बढ़ जा रहा है। अब यहाँ पे एक की जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द प्रेशर एनर्जी। ओके, नाउ यहाँ पे जो रैमिंग एयर है इसका प्रेशर और टेम्परेचर वो ज्यादा है, इंक्रीज है। अब 100% मान लो 100% रैमिंग एयर जो निकल रही है, जो हम लोग पास करेंगे 80% एयर जो है वो मेन कंप्रेसर सिलेंडर के अंदर चले जाएंगे और 20% एयर जो है वो हम लोग यहाँ से टॉप पोर्शन से ब्लीड करेंगे, जो इंटर्स करेगी किसके अंदर? प्राइमरी कूलिंग टरबाइन के अंदर इंटर्स करेगी, जो हमें कूलिंग पर्पस के लिए हीट एक्सचेंजर के अंदर यूज हो। अब ये जो टरबाइन है इसको पावर कहां से मिलेगा? जो आपका इंजन स्टार्ट होगा, ठीक है, तो इंजन स्टार्ट होगा, आपका टरबाइन घूमना रोटेट होना स्टार्ट होगा, तो अब ये कंप्रेसर को चलाएगा। सो विद द हेल्प ऑफ कूलिंग टरबाइन वी विल रन द मेन कंप्रेसर सिलेंडर। नाउ ये रैमिंग एयर जो है मेन कंप्रेसर के अंदर क्या करेगी? इज कंप्रेस आइसेंट्रोपिकली। बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन प्रोसेस उसका प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो एयर का जो रेफ्रिजरेंट का वो बढ़ जाएगा, तो आपका जो प्रेशर एंड टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे आपको एक गर्म हवा मिलेगी। तो हम लोग हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में हॉट एयर और वार्म एयर will bleed from the main compressor cylinder. Okay, मान लो यहाँ से 100% एयर निकल रही तो 80% जो एयर है वो कंबशन चैम्बर में लेंगे और जो 20% जो एयर है 1/3 amount of air which is required for the cooling purpose, for the refrigeration purpose, and 2/3 amount of air जो है वो कंबशन चैम्बर में जाएगी। और what will happen in combustion chamber? There is a fuel burning process. ओके, कंबशन चैम्बर में आपका फ्यूल बर्न होगा, इग्निशन प्रोसेस होगी एंड यहां से जो एयर जो है वो कूलिंग टरबाइन में जाएगी। ओके, तो यहां से आपका जो हॉट गैसेस है वो आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। ओके, नाउ जो रिमेनिंग जो 20% एयर है वो कहां पास हो रही है? अभी हीट एक्सचेंजर के कॉइल में पास हो रही है, हीट एक्सचेंजर के ट्यूब के अंदर पास हो रही है। इसका प्रेशर और टेम्परेचर जो ऑब्वियसली ज्यादा है वो एयर को हमें ठंडा करना है। सो हाउ विल वी डू? इसके लिए ये एयर को ठंडा करने के लिए हम लोग रैमिंग एयर यूज करेंगे, जो जिसका टेम्परेचर कम रहेगा एज कंपेयर टू जो कंप्रेसर से जो एयर निकली है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है, हीट एक्सचेंज हो रहा है, हीट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो अब ये रैमिंग एयर हम लोग कहां लेंगे? प्राइमरी कूलिंग टरबाइन में लेंगे। अब कूलिंग टरबाइन के अंदर एयर एक्सपांड हो रही है, एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है, तो बिकॉज़ ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ दैट एयर उसका प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। अब ये जो कूलिंग ऑफ एयर है हम लोग कहां पे लेंगे? ये हीट एक्सचेंजर के अंदर पास होगी। इस तरह से आपकी एयर जो है ये ट्यूब के होके गुजरेगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हीट एक्सट्रैक्ट होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस होगा और ये जो प्रेशर एंड टेम्परेचर जो ये है जो पास होगी यहाँ पे वो यहाँ पे लाके वो ठंडा कर देगा, जिसका टेम्परेचर जो है वो आपका कम हो जाएगा, बिकॉज हीट निकाल ले रहा है। ये एयर को ठंडा करने के लिए हम लोग रैमिंग एयर का यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर जो है हीट एक्सट्रैक्ट होके वो इधर से किसके थ्रू चले जाएगी? यहाँ पे जो है
हॉट एयर जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगी फैन की। और आपका जो लो टेम्परेचर ऑफ द एयर जो है जो हीट एक्सचेंजर के थ्रू कहां पे पास हो रहा है, सेकेंडरी कूलिंग टरबाइन के अंदर पास हो रहा है। So guys, what will happen in secondary cooling turbine? Here the low temperature and low pressure of the air is expanded in secondary cooling turbine. So what will happen? There is an expansion process takes place again in the secondary cooling turbine. So because of that expansion process, आपको low pressure and low temperature chill air और कूलिंग ऑफ एयर आपको मिलेगी, और जो हमें रिक्वायर्ड है पैसेंजर कैबिन के अंदर ह्यूमन कंफर्टनेस के कारण जो कॉकपिट आपका जो बैठा है। ठीक है, अब देखिए ये फैन को चलाने के लिए हमें पावर कहां से मिलेगा? जो ये जो प्राइमरी कूलिंग टरबाइन है और सेकेंडरी कूलिंग टरबाइन है, ये आपका डिफरेंशियल गियरबॉक्स है। ठीक है, और यहां से एक दूसरे को अटैचमेंट या कनेक्शन ऐसा होगा, तो ये फैन को चलाने के लिए हमें टरबाइन से हम लोग पावर लेंगे। सो विद द हेल्प ऑफ दैट कूलिंग टरबाइन we will run the exhaust fan or air cooling fan। ठीक है, तो यहां से हमें जो चिल एयर मिलेगा वो हम कहां यूज करेंगे? पैसेंजर कैबिन के अंदर। तो यहां पे देखिए ये आपका 1 2 हो गया, यहां से जो एयर देखिए 3 नंबर नाम दे दी, यहां पे 4th ये हो गया आपका 5th नंबर, एंड देन लास्ट वन जो हमें चिल एयर जो मिल रही है फॉर द पैसेंजर कैबिन, because we have to maintain the passenger cabin temperature for the human comfort। ओके, तो इतना हम लोगों को ये प्रोसेस जो है यहां तक होता है। अब ये जो प्रोसेस आप लोगों ने देखी स्कीमेटिक ब्लॉक डायग्राम के अंदर, you have to be identified on temperature entropy diagram। ओके, सो इसका TS डायग्राम वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम देखिए 1 से 2 आपका क्या प्रोसेस होता है? आइडियल कंडीशन में रैमिंग ऑफ एयर टेक्स प्लेस, बट एक्चुअल कंडीशन में एंट्रोपी जो है वो वेरी होता है। तो जो वेरी होता है वो हम लोग कर्व लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों वेरी होता है? एंट्रोपी क्यों चेंज होती है? बिकॉज वहां पे इंटरनल फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन के कारण जो है एंट्रोपी जो है वो अपनी चेंज होती है। इसीलिए हम लोग 1 से 2 डैश एंट्रोपी इस तरह से एक्चुअल कंडीशन में रैमिंग ऑफ कंप्रेशन ऑफ एयर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखिए 2 डैश टू 3 ये हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आइडियल कंडीशन में आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन ऑफ एयर 2 to 3, आइडियल कंडीशन में आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन ऑफ एयर इन मेन कंप्रेसर सिलेंडर के अंदर। ठीक है, बट एक्चुअल कंडीशन में क्या हो रहा है? आपका एंट्रोपी जो है वो फ्रिक्शन के कारण चेंज हो रही है, इसीलिए हम लोग कर्व लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे एंट्रोपी को। एक्चुअल कंडीशन में 2 डैश टू ये 3 डैश हमें इस तरह से मिल रहा है। देखिए, तो ये हो गया गाइस आपका आइडियल कंडीशन में रैमिंग प्रेशर, आइडियल कंडीशन में रैमिंग प्रेशर, और ये वाला P2 डैश क्या है? एक्चुअल कंडीशन में रैम प्रेशर। ठीक है, ये है आपका मेन कंप्रेसर प्रेशर लाइन। अब 3-4 क्या आएगा? जो एयर जो है हम लोग हीट एक्सचेंजर में ले रहे हैं, तो यहाँ पे हीट एक्सट्रैक्ट होके हीट लैटेंट हीट आपका एग्जॉस्ट हो रही है एटमॉस्फेयर के अंदर, जिसका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। तो एयर का टेम्परेचर जो है ये लाइन पे इंडिकेट करेगी, टेम्परेचर लाइन है मतलब डाउन साइड नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। 3-4 there is a cooling of air in heat exchangers। okay, अब what will happen in 4 to 5? There is a air is expand
ओके, तो अब क्या हो जाएगा, आइडियल कंडीशन में आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन ऑफ एयर टेक्स प्लेस इन सेकेंडरी कूलिंग टरबाइन। सेकेंडरी कूलिंग टरबाइन देखिए, सो 4 से 5 गाइस, इस तरह से उसका टेम्परेचर जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो है, तो टेम्परेचर आपका कम हो रहा है, घट रहा है एयर का टेम्परेचर एक्सपांशन के कारण, बट एक्चुअल कंडीशन में एंट्रोपी वेरी हो रहा है। तो वो जो एंट्रोपी जो वेरी हो रहा है वो हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 4 से 5 डैश, ये प्रोसेस वहां पे हो रहा है, एयर इज एक्चुअल कंडीशन में एयर इज एक्सपांडेड इन सेकेंडरी कूलिंग टरबाइन, दैट्स व्हाई ये जो है एक्चुअल कंडीशन में इस तरह से मिलेगा। और लास्ट में 5 to 6 में क्या हो रहा है, 5 to 6 आपका ये प्रोसेस जो है हीटिंग ऑफ द एयर टेक्स प्लेस अप टू द गैपिंग टेम्परेचर, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका यहां से जो टेम्परेचर आएगा T3 डैश, ये टेम्परेचर T3, ओके, यहां पे आपको क्या मिलेगा, टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू T2 डैश, और ये है आपका T4 टेम्परेचर, ठीक है। ये है आपका क्या है T6, T5 डैश और T5। तो इस तरह से टीएस डायग्राम के ऊपर ये प्रोसेस को रिप्रेजेंट किया जाता है। जो आपका हाई स्पीड फ्लाइट होता है वहां पे ये सिस्टम इंस्टॉल करते हैं फॉर द कूलिंग पर्पस, फॉर द रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए, ओके। अब हमें कितना अमाउंट ऑफ, कितना क्वांटिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड है रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए, वो अगर कैलकुलेट करना है तो हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज Q इज इक्वल टू क्या होता है, एमसीपी डेल्टी, ओके। तो हम मास फ्लो रेट ऑफ एयर रिक्वायर्ड निकाल रहे हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए, तो Cp इन ब्रैकेट में हायर टेंपरेचर कितना है T6, और ये वाला टेंपरेचर आ जाएगा T5 डैश। तो गाइस केजी पर मिनट ये आपका एम रहेगा। अब हमें कंप्रेसर वर्क और पावर निकालना है, तो पावर इज इक्वल्स टू mcp, टेम्परेचर कंप्रेसर प्रोसेस का सीधा है 2 to 3, तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा T3 डैश माइनस T2 डैश डिवाइड बाय 60 कर देंगे तो ये आपको किलोवाट में पावर मिल जाएगा। और लास्ट बचा है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दिस सिस्टम, तो COP इज इक्वल टू क्या होता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन। सो Q हम लोग 210 कितना ले रहे हैं टन्स, और कंप्रेसर वर्क डन कितना है हमारे पास, MACP इन ब्रैकेट T3 डैश माइनस T2 डैश, इतना जो है कॉफ का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो 8 से 10 नंबर के लिए थ्योरी क्वेश्चन कभी के बाद पूछ लेते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। आई होप दैट यू शुड बी क्लियर। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, एनी सजेशंस, एनी फीडबैक, we will discuss and resolve in Q&A sessions. Okay guys, till then, goodbye. Keep watching the video. Thank you.